पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि गांगते उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद मुनियोंग का बुक रीडिंग इवेंट शुरू होता है। तभी एक मेंटली अनस्टेबल आदमी अपने रूम से बाहर निकल आता है और हॉस्पिटल में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, जिसको उसी ने यहाँ पर एडमिट होने से पहले मारने की कोशिश की थी। यहाँ पर उसे बांध कर रखा गया था, लेकिन अभी वो वहाँ से बाहर निकल आया था। वो फिर से अपनी बेटी को मारने के लिए ढूंढने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी भी यहीं पर एडमिट थी। उसकी बेटी ऑडिटोरियम में मुनियोंग की स्टोरी सुन रही थी और सारे स्टाफ्स उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सीसीटीवी में उस आदमी को ऑडिटोरियम में घुसते हुए देखा जाता है। तभी कुछ सिक्योरिटी स्टाफ्स ऑडिटोरियम में आ जाते हैं और बुक रीडिंग को यहीं पर रोककर सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर वार्डरूम में चले जाने के लिए कहते हैं। मुनियोंग को तो ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। इतने में ही वो आदमी अपनी बेटी को देख लेता है। उसे वो उठाकर पास के रूम में ले जाता है, लेकिन उसे जाते हुए मुनियोंग ने देख लिया था, इसीलिए वो भी उस रूम में चली आती है। इससे पहले वो इंसान अपनी बेटी के साथ कुछ करता, तभी वो उस आदमी के सर पर अपने बैग को मारती है, जिससे उसके बैग में से वो चाकू निकलता है, जिसे वो आदमी उठाने लगता है। तभी मुनियोंग उसे दूर फेंक देती है। उसके बाद वो आदमी मुनियोंग को नीचे गिराकर उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, जिससे मुनियोंग को अपना ट्रॉमा याद आ जाता है, क्योंकि उसके बचपन में उसके डैड ने भी उसे ऐसे ही मारने की कोशिश की थी। ये सब देखकर वो बच्ची डरकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो बाहर गांगते से टकरा जाती है। तभी गांगते आकर मुनियोंग को उस आदमी से बचाता है, लेकिन मुनियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए वो चाकू उठाकर उस आदमी को मारने के लिए जाने लगती है। लेकिन गांगते उसके बार को अपने हाथ से रोक लेता है, जिससे उसके हाथ से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। मुनियोंग कहती है कि वो इस मैटर से दूर रहे, यही उसके लिए अच्छा होगा। गांगते कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेशेंट है। मुनियोंग कहती है कि नहीं, ये एक जंगली जानवर है। ये देखकर वो आदमी मुनियोंग को साइको कहकर वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद सिक्योरिटी उसे पकड़कर ले जाती है। इधर गांगते मुनियोंग के हाथ से वो चाकू छीन लेता है और एक रुमाल से उसे कवर करने लगता है। तभी मुनियोंग उसे कहती है कि चोट उसे लगी है या फिर इस चाकू को, लेकिन गांगते उसकी बात नहीं सुनता है। मुनियोंग कहती है कि वो तो उस आदमी को बस एक छोटा सा चोट देना चाहती थी, उसने फालतू में ही ओवर रिएक्ट किया और अपने आप को चोट पहुंचा लिया। ये बोलकर वो उससे रुमाल छीनती है और चाकू को फेंक देती है, और फिर वो उस रुमाल को उसके चोट लगे हाथ पर बांध देती है और बताती है कि उसने ऐसा किसी के लिए नहीं किया, और उसे बताती है कि इस दुनिया में कुछ लोग मरना डिजर्व करते हैं और कुछ सन की अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को मार डालते हैं ताकि आम इंसान शांति से जी सके। उसके बाद वो गांगते से पूछती है कि तो फिर वो किस टाइप की है। तभी गांगते बताता है कि वो एक सन की है। ये सुनकर मुनियोंग स्माइल करती है। उसके बाद गांगते जाकर अपने हाथ का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जब से उसने मुनियोंग को देखा था तब से वो उसके बारे में ही सोच रहा था। इधर मैनेजर ली काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मुनियोंग ने एक हॉस्पिटल के स्टाफ को चाकू से अटैक कर दिया था, जिसके बारे में हॉस्पिटल में भी बात फैल गई थी। अगर गांगते ने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो मुनियोंग के साथ कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। मुनियोंग कहती है कि वो उसे पैसे देकर मामला सेटल कर ले, इससे पहले भी तो उन्होंने यही किया है। इधर गांगते को नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस पागल आदमी की जिम्मेदारी गांगते की टीम की थी। इधर मैनेजर ली गांगते के बारे में पता करने लगता है ताकि वो उसे पैसे देकर केस करने से रोक सके। यहाँ पर नांजुरी मुनियोंग के एड्रेस पर पहुँच गई थी उससे सर्जरी के कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाने के लिए, जिसे मैनेजर ली ने ही एड्रेस दिया था। वो रूम में आती है और मुनियोंग को देखकर थोड़ा सा डर जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। मुनियोंग कहती है कि उसे उसको आखिरी बार देखे 20 साल हो गए हैं और वो अभी काफी बदल गई है। नांजुरी डायरेक्ट काम की बात करती है और उसे कंसेंट पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। मुनियोंग कहती है कि क्या वो सच में इतनी अच्छी है कि उसने सिर्फ उससे साइन लेने के लिए अपने टाउन से इतने दूर ट्रेवल किया। नांजुरी फिर से उसके डैड के बारे में बताने जाती है। तभी मुनियोंग उसे बताती है कि उसने उससे कहा तो था कि उसके डैड मर चुके हैं। नांजुरी कहती है कि तो फिर उसकी मॉम तो जिंदा होगी। मुनियोंग कहती है कि वो तो बहुत साल पहले ही मर चुके हैं और उसने उसके मौत को रजिस्टर भी करवा लिया है। उसके बाद मुनियोंग उन पेपर्स को पढ़ते हुए कहती है कि उसके डैड की आत्मा मर चुकी है, सिर्फ उसकी बॉडी जिंदा है, और उसकी मॉम फिजिकली मर चुकी है लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। नांजुरी फिर से उसे उसके डैड की कंडीशन के बारे में बताने जाती है। तभी मुनियोंग कहती है कि वो उनकी बहुत ही ज्यादा चिंता करती है, इससे तो लोग यही सोचेंगे कि वही उनकी बेटी है, इसीलिए क्यों ना वो ये करे कि वो उसके डैड की बेटी बन जाए और मुनियोंग उसके मॉम की बेटी।
अगर वो ऐसा करने के लिए मानती है तो ही वो इन पेपर्स पर साइन करेगी। नांजुरी घबरा जाती है। तभी मुनियोंग कहती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। उसके बाद वो पेपर्स पर साइन करते हुए कहती है कि क्यों ना वो पुरानी दिनों की तरह उसके घर आए और उसके मॉम से भी मिल ले। इतने साल हो गए वो उससे नहीं मिली है। ये सुनकर नांजुरी काफी घबरा जाती है और वापस जाते हुए भी काफी डरी हुई लगती है। इधर गांगते अपने दोस्त जेसू को सब कुछ बताता है। मुनियोंग के बारे में सुनते ही जेसू कहता है कि वो पागल है, एक तो उसे चोट भी आया और उसे निकाल भी दिया। उसने इसके बारे में पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया। गांगते कहता है कि इससे इशू और भी ज्यादा बड़ा हो जाता और उसे उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे भी नहीं मिलते। और वैसे भी तितलियों के आने का सीजन हो चुका है और उन्हें दूसरे शहर जाना भी था, जो एक तरह से अच्छा ही हुआ है। अब सांगते के नाम से उसे याद आता है कि उसे तो उसके लिए मुनियोंग का ऑटोग्राफ लेना था, वरना सांगते काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। तभी जेसू इंटरनेट से मुनियोंग का साइन देखकर कॉपी कर लेता है, जिसे दोनों सांगते को जाकर देते हैं। लेकिन उसे तो तुरंत ही पता चल जाता है कि ये ऑटोग्राफ नकली है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्सा हो जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।